ऑलराइट, तो हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, कोशिश करेंगे पूरा 2 घंटे में कंप्लीट कर सकें। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के इंटरकन्वर्जन को हम थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। तो अगर हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है कि इट कैन बी हीट, इट कैन बी वर्क। तो जो दो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ज्यादा, वो है हीट और वर्क। ठीक है, अब अगर हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है तो किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, उसी पे थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो उस चीज को हम सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट वी आर ऑब्जर्विंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक चाय के कप को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इससे हीट भी बाहर जा रही है और इससे वाटर वेपर भी बाहर जा रहा है। तो वाटर वेपर मैटर हो गया, वाटर वेपर क्या हो गया? मैटर। और जो हीट है वो जा रही है बाहर, तो हीट क्या हो गई? एनर्जी। सब कुछ लिखने की कोशिश करना अगर जो जो लगे तुम्हें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सबने नोट्स बनाने हैं। हाँ, जरूरी है पढ़ाना, मैंने पढ़ा तो रखा ही है मैंने। हाँ, तो जिससे मैटर भी और हीट भी बाहर जा सके, वो सिस्टम ओपन सिस्टम। ठीक है, अगर हमने एक चाय का कप ही लिया और इसके ऊपर क्या रख दी? प्लेट। ठीक है, तो अब प्लेट रखने से जो वाटर वेपर है वो बाहर जा पाए या नहीं? नहीं जा पाए। पर क्या हीट बाहर चली जाएगी? हीट बाहर चली जाएगी। तो ये सिस्टम क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। ठीक है, और थर्ड सिस्टम हमने बोला, अगर एक आइडियल थर्मस फ्लास्क हो, ऐसा फ्लास्क जो कभी ठंडा करता ही नहीं, ऐसा कोई होता तो नहीं है, पर अगर ऐसा हो तो उससे मैटर भी बाहर नहीं जाएगा और उससे हीट भी बाहर नहीं जाएगी। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड। तो पॉइंट इज दिस, ओपन सिस्टम अलाउ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट, मैटर एंड एनर्जी। किसका एक्सचेंज हो पाएगा? मैटर का हो पाएगा एक्सचेंज और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो पाएगा। तो वो सिस्टम ओपन सिस्टम। अच्छा, क्लोज सिस्टम किसका एक्सचेंज हो पाएगा? एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज। तो ये सिस्टम क्या हुआ? क्लोज सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर का एक्सचेंज हो पाए ना एनर्जी का। अब क्वेश्चन में पेपर में आएगा कि गिवन एग्जांपल ऑफ दिस दिस दिस, तो क्या एग्जांपल लिखेंगे? हाँ, तो इन सब के एग्जांपल। ओपन सिस्टम में हम ओपन वेसल रख सकते हैं, कोई भी एक बर्तन जो खुला हो, या ओपन बीकर बोल सकते हो। ठीक है, अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। बीकर को कवर कर दिया गया है किसी तरीके से विद अ ग्लास प्लेट या कुछ भी। तो इसी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम का एक अच्छा एग्जांपल है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स से ना कुछ एनर्जी बाहर जाती ना कुछ मैटर बाहर जाता। यूनिवर्स को बोल सकते हैं, हाँ सकती है। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बॉडी इज एन ओपन सिस्टम, क्योंकि हमारा खाना भी अंदर जाता है और हमारी हीट भी बॉडी से बाहर आती है, तो ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें वो सिस्टम। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। कोई बात नहीं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, चलो तुम बस मत नोट करो, समझो ये सब नोटेड है, जहां से बोलूंगा वहां से नोट करना। ठीक है, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम को छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग है। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, अब अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दें, क्योंकि सिस्टम जो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे वो सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ दें तो इससे बनता है यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेक्स यूनिवर्स। ठीक है, अब इस पे हम जानना है कि सिस्टम की एक नया, अच्छा, कुछ टॉपिक है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई भी एक सिस्टम ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को ले लेता हूं, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में तुम क्या बोलते हो कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, राइट? तो इसी तरीके से अगर मैं एक चाय को ले लूं, तो चाय के बारे में तुम क्या बोल सकते हो कि ये कड़क है या नहीं है कड़क, क्या ये ज्यादा है या कम है। तो इसकी वॉल्यूम के बारे में बता सकते हो, इसकी कंसेंट्रेशन बता सकते हो, कितने मोल्स चाय पी ये बता सकते हो। ठीक है, कितना टेम्परेचर क्या है, ठंडी चाय है या गर्म चाय है,
तो हम क्या बता सकते हैं पलक? टेम्परेचर। तुम्हारा दिमाग चल रहा है सुबह से अब तक? चल रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, पूरा चल रहा है। तो वॉल्यूम, हम सिस्टम के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? कितनी है वॉल्यूम, कितने मोल्स हैं, अमाउंट, कितनी कंसंट्रेशन है। तो ये सारे के सारे स्टेट को बता रहे हैं, और जब ये वेरी करेंगे तो स्टेट वेरी करेगी। क्या ठंडी चाय और गर्म चाय बराबर है? क्या पीना चाहोगे, गर्म चाय? तो स्टेट वेरीज विद द स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि ये वेरी करते हैं तो स्टेट वेरी करती है। ये वाली बात क्लियर है? तो दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेट फंक्शन, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट क्या है सिस्टम की, क्या दशा है, क्या वो गर्म है या ठंडी चाय है, तो एटसेट्रा, ये सब स्टेट वेरिएबल्स बताते हैं। इनको स्टेट फंक्शंस भी बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्टेट वेरिएबल्स एक न्यू स्टेट फंक्शन बनाते हैं, अ न्यू स्टेट फंक्शन। हमने एक आज तक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन तो पढ़ा ही है। अब कुछ नया सुनते हैं, तो नया हमने बनाया, इसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एक नया स्टेट फंक्शन है जिसको हमने पहले कभी नहीं ध्यान दिया, आज हम ध्यान देंगे। अगर मैं बोलूं कोई एक सिस्टम है, एक चाय का कप है, उसमें कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है वो हाइट पे हो, और हीट एनर्जी। वरिशा एक चेयर देना, 2 चेयर पे बैठे थे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होगी? जो हीट से है, ठीक है। ये सारी एनर्जीज मिला दें, जो भी एनर्जी एक सिस्टम में है उन सबको सम कर दें, तो वो बन जाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या बन जाएगी? तो हाउ डू वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ all the energies of a system, sum of all the energies of a system of, हाँ वो एक स्टेट फंक्शन है, यहाँ स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यू, कैपिटल यू, ठीक है। खुशी, आस्था, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन भी है, आर्यन आवाज आ रही है? Yes, sir. Are you? अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से, यू से, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमें न्यू टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे कर सकते हैं? तो हम, इंटरनल एनर्जी होता है यू, पर मैं करना चाह रहा हूं चेंज, तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डेल्टा यू। यानी किसी भी सिस्टम की एनर्जी चेंज करनी है तो कैसे कर सकते हो? फिर से चाय पे आते हैं। तो चाय की एनर्जी को चेंज करना है, क्या करोगे? गर्म कर दोगे, यानी तुम उसे हीट दे दोगे। क्या दे दोगे? हीट। और क्या कर सकते हो? ठंडा कर सकते हो, या उससे हीट निकाल लोगे, या क्या कर सकते हो? चम्मच से हिलाओ तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो तुम इसके अंदर वर्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वर्क, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, चाय और डाल दो तो मैटर डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी ब्रॉट बाय 3 थिंग्स। सारी चीजें, और कुछ भी सोच लो वो इन 3 में आ जाएगा। एक तो मैटर डाल सकते हो, मैटर माने चाय डाल दी, चीनी डाल दी, चाय बढ़ा दिया। दूसरा, तुम हीट या तो डाल सकते हो या हीट निकाल सकते हो, ठंडा या गर्म दोनों हीट में आ जाएगा। और थर्ड इज वर्क डन। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? वर्क। तो हीट, मैटर और वर्क, इन दोनों में से सिर्फ 2 ही चीजें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है, वो है हीट और वर्क, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? और मैटर पढ़ना था स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो पॉइंट इज दिस, हीट और वर्क इज दी 2 थिंग्स दैट वी आर कंसर्न्ड विद, जो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकती है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैन बी ब्रॉट बाय हीट एंड वर्क। किससे आ सकता है? हीट और वर्क से। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पर हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये नोट करा सबने? ये नोट करो यहां से जल्दी से।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर इसके अंदर डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू नहीं आना चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू आना चाहिए। चेंज इन हीट क्या होता है? हीट खुद ही एक चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर होता है, पर हीट तो खुद ही एक चेंज है। वर्क इज ऑल्सो अ चेंज, क्योंकि जब तुम काम करते हो तो तुम चेंज ला रहे हो, है ना। तो हीट और वर्क जो है वो चेंज, उनका डेल्टा नहीं लगाते कभी भी, वो खुद ही एक चेंज है सिस्टम के अंदर, है ना। हीट भी चेंज होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। वर्क में भी एक्सचेंज ही होता है, जैसे कोई लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जा रहा है तो वो वर्क किया उसने, तभी तो वो चेंज में आया। वर्क इज ऑलरेडी खुद ही एक चेंज है ना। तो यहां तक क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने बोला बोलते ऐसे नहीं है, सिंपल वर्ड्स में बोलना हमें पसंद नहीं है, तो हम थोड़ा सा डरावना बोलते हैं बस, ताकि टीचर को लगे कि हमें कुछ आता है। तो उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। कहां पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सिस्टम में रिमेन्स कांस्टेंट। ये लिखनी है ये लाइन, जल्दी से देखें। अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था? कोई हीट बाहर जा सकती है, कोई वर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में हमने बोला था कि कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में थर्मस में एक्सटर्नल फोर्स लगा ले, कुछ भी लगा ले, उसके अंदर कैसे जाएगा वो? थर्मस हिलाओगे तो हो जाएगा, तो वो वर्क हो जाएगा, और वर्क होगा तो आइसोलेटेड नहीं होगा, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क वहां पे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन यही थी कि उसमें कोई एनर्जी ना जा पाए। अगर उसमें कोई एनर्जी ना जा पाए तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्यू क्या होगा? जीरो, और वर्क क्या होगा? जीरो। क्यू और डब्ल्यू दोनों जीरो, तो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था, इस साल अगर तुम्हारा चेंज इन ग्रेड जीरो हो जाए तो तुम क्या हो जाओगे? कांस्टेंट। क्या हो जाओगे? कांस्टेंट। हाँ हेलो जी। अच्छा, अगर बिल्कुल दरवाजे के साथ बैठना है तो दरवाजे को लॉक कर लेना, नहीं तो मुंह पे लगेगा। ठीक है, लॉक कर दे। हाँ बस एक बार, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आवाज आ रही है? खुशी, आस्था, आर्यन? Yes, sir. ठीक है। घर से जाओ। अच्छा, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। पहली चीज तो इसी के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। उसके लिए हमें जानना है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखें जरा। देखो साइन कन्वेंशन में क्या है, अगर हम बात करें हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हम किसी को हीट दें तो उससे उसकी एनर्जी बढ़ी या घटी? जो चीजें एनर्जी बढ़ाए वो पॉजिटिव, तो क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो उसकी एनर्जी को कम कर रहा है, तो नेगेटिव। अगर मैं चाय को कप के ऊपर ले जाऊं, उस पर वर्क करूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया। अगर वो खुद कुछ काम करे, जैसे गिर गया, तो इसने अपनी एनर्जी लूज करी, इसने अपनी एनर्जी क्या करी? लूज। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैंने ऊपर बनाना चाहिए था, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर वो खुद ही कुछ काम करे तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा कौन सा वाला? ऑन द सिस्टम? नहीं वो नीचे गिर गया ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। नहीं, मैंने चाय के कप को ऊपर उठा लिया, एरो का क्या फर्क पड़ता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव। ये कन्वेंशन याद रखेंगे।
अब इससे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होगा अगर आएगा तो 1 मार्क में। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 50 जूल ऑफ वर्क इज डन while 25 joule heat is released. 25 joule heat is released. तो what is the change in internal energy? ठीक है, एक बार इसे घुमा दो। ठीक है, तो कह रहे हैं 50 जूल हीट, 50 जूल वर्क किया हमने, क्या किया 50 जूल वर्क, 50 जूल वर्क किया और 25 जूल हीट निकल गई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है इशिता? Q प्लस W, है ना। तो Q कितना है? अच्छा, Q है 25 जूल रिलीज है तो बाय द सिस्टम, तो वो हो गई -25। वर्क डन ऑन द सिस्टम है +15, तो फाइनल कितना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी? 25। अगर वो बोलता इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 वाज 75 जूल, तो U2 कितना होगा? U2 कितना होगा? -100 नहीं होगा, 100 जूल, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने का है? 25 जूल, तो 75 पे 25 जोड़ा तो कितना आया? 100 जूल फाइनल इंटरनल। ये वाली बात समझ में आई या नहीं? अगर मैं मुझे क्वेश्चन में दे देता कि U1 इंटरनल स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी है 75 और डेल्टा U तुमने निकाल लिया 25, तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल हमें पता है कितना था 75 और चेंज अभी हमने निकाला 25, तो U2 कितना होगा? 100। समझ आया? ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिंपल है, हो जाएंगे। बस Q और W का साइन याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हाँ इंटरनल एनर्जी चेंज। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है दिखना है? वर्क और हीट की डेरिवेशन। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वर्क। ठीक है, वर्क का हमें एक फॉर्मूला चाहिए। वर्क का फॉर्मूला ऐसे समझे, हम अगर एक पिचकारी की बात करें, एक पिचकारी को हमने कॉम्प्रेस किया, पिचकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब पिचकारी को छौरी बोलते होंगे, पर यहाँ पे साइंस में उसे पिस्टन बोलते हैं, पिचकारी जैसी चीज को, है ना, जो कॉम्प्रेस हो जाए। तो अगर एक पिचकारी को कॉम्प्रेस किया और वो यहाँ से यहाँ आ गई, क्या आ गई? यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ आने पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला? L। और मुझे वर्क का फॉर्मूला निकालना है। वर्क का फॉर्मूला विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किसी प्रेशर से लगा होगा और बाहर के प्रेशर से लगा है, मान लेता हूं अभी के लिए, इंटरनल से भी लग सकता है पर मैंने बाहर से माना, तो P एक्सटर्नल हो गया हमारा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये बात सबको पता है। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो P एक्सटर्नल इनटू एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? L। अच्छा, एरिया है ये, एरिया है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया होता है जो पिस्टन का सिलेंड्रिकल एरिया है, वो उसका स्फेरिकल पार्ट। हाँ बोलो। पिस्टन, PISTON, हाँ पिस्टन। ठीक है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इज द एरिया जिस पे प्रेशर लग रहा है। फोर्स निकालने के लिए प्रेशर इंटू एरिया रख दिया। ये क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। पर यहां पर जो एरिया होगा इंटू लेंथ होगा, वो इतना सा पार्ट होगा, वो इतना पार्ट होगा, ये वाला एरिया। ये एरिया है ना, एरिया, ये एरिया, ये एरिया, और लेंथ इतनी थी, तो वॉल्यूम इतने एरिया की आएगी जो मैंने ग्रीन मार्क किया। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम एक्चुअल में V इनिशियल माइनस V फाइनल। ये वाली वॉल्यूम कैसे आएगी? V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो जो एरिया इंटू लेंथ है वो वॉल्यूम नहीं है, यहां पे चेंज इन वॉल्यूम है। क्या है? चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं है, ये माइनस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता? V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V फाइनल तो कम है और V इनिशियल ज्यादा, तो ये तो नेगेटिव आती, ये क्या आती? पर हमें पॉजिटिव रखनी है वैल्यू, तो ये माइनस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है। ये वाली बात समझ आई है या नहीं? नहीं।
अच्छा, एरिया ये है और लेंथ ये है, ये वाली वॉल्यूम आनी चाहिए एरिया इंटू लेंथ में, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या है, इतनी वॉल्यूम माइनस इतनी वॉल्यूम करे तो ये आएगा। तो अच्छा, यानी कि वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करो तो आएगा, पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसीलिए हमने इसको माइनस में लिख दिया। तो पी एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा वी, तो फाइनल इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। ये पहली डेरिवेशन थी वर्क की। आस्था, आर्यन, खुशी, क्लियर है सबको? क्लियर है ये या कोई डाउट है? Yes. हाँ, सर आपने इतने पोर्शन वेरी कर लिया, शुरू में लेना तक लेना चाहिए आपको वॉल्यूम जो एरिया क्या होता है, मतलब एक सिलेंडर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? प्रेशर कौन से में लग रहा है, थ्रस्ट होता है ना, थ्रस्ट लगता है तो वो थ्रस्ट परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर तू पिस्टन पे काम कर रहा है तो कौन से एरिया पे काम कर रहा है, क्रॉस सेक्शन पे कर रहा है, तो उसकी उस पर तो नहीं कर रहा, सरफेस एरिया पे। हाँ वो भी, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, तो इसका एक ग्राफ भी है, प्लीज ये ग्राफ भी बनाते हैं। यहाँ पे अगर तुमने नहीं बना रखा हो, कुछ चीजें अगर तुम्हारे नोट्स में मिसिंग हो तो प्लीज उसे कंप्लीट करना। यहाँ पे पी एक्सटर्नल वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वॉल्यूम क्या होगी, वी इनिशियल जो ज्यादा थी, और ये क्या होगी, वी फाइनल, है ना। और अगर प्रेशर एक्सटर्नल हमारा था फिक्स, हमने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या रखा है, फिक्स, तो वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो वो वर्क जो होगा P वर्सेस V में, जो ग्राफ में अगर वर्क निकालना हो, इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। मैं दोबारा समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात। प्रेशर वर्सेस चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम क्या था, वर्क। तो और इस फिगर में प्रेशर इज लेंथ और इस फिगर में चेंज इन वॉल्यूम इज ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया। तो अगर हमें किसी ग्राफ में वर्क निकालने को आए तो उस ग्राफ में हमें एरिया निकालना है। ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू वर्क। क्लियर है ये पॉइंट? ये चीज पॉजिटिव है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं वी फाइनल वी इनिशियल के बीच की जो चेंज है, ये चीज इसके अंदर तुम्हें वो नहीं दिखेगा, साइन नहीं दिखेगा। ये कहना चाह रहा है, साइन का आइडिया इससे नहीं लगेगा, पर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन को हम साइन कन्वेंशन से देखेंगे, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, किसी को और कोई डाउट अभी तक? एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द फिगर, जो भी फिगर बने उसके नीचे जो एरिया है वो हमारा वर्क होगी। सर अगर हम ऐसे करते हैं माइनस ये वाला फॉर्मूला से करते हैं, इसके अंदर तो सर आंसर अलग आता है। नहीं, फॉर्मूले से भी सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क पे आते हैं। वर्क दो तरह का होता है, ठीक है। एक वर्क होता है इरिवर्सिबल वर्क और एक होता है रिवर्सिबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। जो अभी हमने पिचकारी को कंप्रेस किया था, क्या वो पिचकारी वापस आई थी? नहीं। पर अगर मैं पिचकारी के आगे हाथ रख दूं तो क्या वो पिचकारी वापस आ सकती है? अगर मैं पिचकारी के आगे हाथ रखूं और थोड़ा सा कंप्रेस करूं तो वो वापस आती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस केस में जब हमने इसके आगे हाथ से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो ब्लॉक करने से मैंने इसे कंप्रेस किया पी एक्सटर्नल से। किससे कंप्रेस किया? जब मैंने पी एक्सटर्नल से कंप्रेस किया तो अंदर वॉल्यूम क्या हो गई? कम। जिसने आज सुबह क्लास करी थी वो बॉयल्स लॉ से जानता है कि वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर बढ़ता है। या फिर तुम नॉर्मली भी जानते हो कि जब हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस करें तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। हाँ, बलून को कंप्रेस करें तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो अगर मैंने पी एक्सटर्नल से इसे कंप्रेस किया तो पी इंटरनल इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? पी इंटरनल। पी इंटरनल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो, और पी इंटरनल अगर इतना हो जाए कि वो पी एक्सटर्नल से ज्यादा हो जाए, तो वो उसको धक्का दे सकता है वापस बाहर, ठीक है। चलो कोई नहीं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड।
ठीक है. What are state variables? Which determine the state of a system. और state variables सिर्फ initial और final points पे डिपेंड करते हैं. They do not depend upon the path taken. ये भी याद रखना. ठीक है. अच्छा, state variables है pressure, volume, temperature और moles. पाथ फंक्शन देते हैं वो जो डिपेंड करते हैं, पर वो सब फिजिक्स में पढ़ोगे तुम. केमिस्ट्री में उसमें नहीं दे रखा एनसीईआरटी में. हाँ, हीट भी पाथ फंक्शन. हीट है पाथ फंक्शन. नहीं, हीट भी नहीं है. स्टेट फंक्शन है. मैं बताता हूँ. इंटरनल एनर्जी पाथ पे क्यों नहीं डिपेंड करती ऑनलाइन? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर तू सेकेंड फ्लोर पे चढ़ गई यहाँ से, ठीक है, तो तू एक सिस्टम है, तेरी एनर्जी सेकेंड फ्लोर जितनी है. अब चाहे तू ये वाली सीढ़ी चढ़ के जाए या पड़ोसी की सीढ़ी चढ़ के जाए या कैसे भी जाए, जो ऊपर जाके एनर्जी है वो सेम हो जाएगी. ये उसमें पढ़ा होगा ना, वर्क एनर्जी पावर में, फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर तुमने इनिशियल और फाइनल स्टेट तुम्हारी सेम है तो तुम कैसे भी वापस जाओ. फ्रिक्शन वगैरह करता है, पर हम देखते नहीं है ना, उसको काउंट नहीं करते. हम बस इनिशियल और फाइनल स्टेट देखते हैं और उसके बीच में देखते हैं कितनी एनर्जी का चेंज है. तो चेंज इन एनर्जी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन होता है. चाहे तुम ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे करके यहाँ जाओ, तो इस प्रोसेस में दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम है. तो हम इस केस में जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी तो इंटरनल एनर्जी का एक फैक्टर है, ऐसे सारी एनर्जीज सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है. हमें वो इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती कि भाई वो कैसे आया, तो हम बस इनिशियल और फाइनल से फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं. तो वो भी एक पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है. सोचना है इस बारे में. बाकी ये सारी चीज़ें फिजिक्स में ज़्यादा है, वर्क एनर्जी पावर में. केमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस कम है, तो वो तब सोचना. ठीक है. इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वर्क. हाँ बोलो. पी इंटरनल बना रहा था. अच्छा, पी एक्सटर्नल, बाहर से हमने प्रेशर लगाया, अंदर का प्रेशर बढ़ा तो अंदर का प्रेशर वापस धक्का दे सकता है. तो दैट मीन्स रिवर्सिबल वर्क की कंडीशन है पी एक्सटर्नल शुड बी पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी. यानी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो वो रिवर्सिबल वर्क होता है. तो वो वर्क क्या होता है? रिवर्सिबल. ये वाली बात क्लियर है. अगर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, या तो पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा हो या पी इंटरनल बहुत ज्यादा हो पी एक्सटर्नल से, तो ऐसे केस में वो वर्क वापस नहीं आएगा. ठीक है. तो ऐसा वर्क क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल. इसका एग्जांपल क्या था? पिचकारी को जब हमने कंप्रेस किया बाहर तो वापस नहीं आती. क्लियर है ये दोनों चीजें? ठीक है. इरिवर्सिबल वर्क अकर्स इन लार्ज स्टेप. ठीक है. it is usually fast. ठीक है. हाँ बोलो क्या कह रहे थे? ठीक है. और ये इनफाइनाइटसिमल स्टेप्स लेता है. कैसे स्टेप्स लेता है? इनफाइनाइटसिमल स्टेप्स. इनफाइनाइटसिमल माने इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स. ये इंग्लिश का वर्ड है, यूज करोगे कहीं अच्छा लगेगा. इनफाइनाइटसिमल तुम्हारी नॉलेज है, जैसे ऐसे कुछ मजाक कर रहा हूँ. इनफाइनाइटसिमल स्टेप्स और स्लो होता है यूजुअली. ठीक है. तो ये दोनों चीजें डिफरेंस है. और सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके ग्राफ में. इनका ग्राफ, इसकी स्टेट, क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप लार्ज स्टेप में होता है, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट से बहुत दूर होती है, तीसरे स्टेप से बहुत दूर होती है, चौथे से. तो इस प्रोसेस में ग्राफ बनता है लार्ज स्टेप. कैसे बनता है? लार्ज स्टेप. ये कौन सा ग्राफ है? वही वाला, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. अगर इसके अंदर वर्क निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा. ठीक है. और अगर रिवर्सिबल स्टेप की बात करें तो इसमें एक स्टेप दूसरे स्टेप से बहुत पास है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है.
तो इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप में एक स्टेट यहाँ पे है, तो दूसरी स्टेट यहाँ पे है, तीसरी यहाँ पे है, चौथी यहाँ पे है। ऐसी लाइन को जब हम खींचेंगे तो ये एक कर्व बनेगा, और ये कैसा कर्व बनेगा? स्मूथ कर्व। कैसा बनेगा? हाँ वर्क डन। तो ये कर्व कैसा बनेगा? स्मूथ लाइन कर्व। कैसे बनेगा? स्मूथ लाइन कर्व। अपवर्ड भी जा सकता है, अगर कंप्रेशन है तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, अगर एक्सपेंशन होता तो ये ऊपर अपवर्ड भी जा सकता था। हाँ वो भी जा सकता था, ये हमने एग्जांपल लिया है। मतलब अगर इसको तो उल्टा भी बना सकती थी, ऐसे ऐसे स्टेप्स। वो डिपेंड करता है कि वो कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रही है या कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सर रिवर्सिबल में सर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा? ऑलमोस्ट बराबर होगा, ऊपर नीचे। बोलो। स्टेट्स बहुत दूर दूर है, माने जब हमने इसको कंप्रेस किया तो इधर से इधर तक आ गए, तो ये स्टेट और ये स्टेट काफी दूर है, इतनी जल्दी वो रिवर्स नहीं होगा। पर जब हम हाथ रख के कर रहे हैं तो इतना सही मूव किया, तो स्टेट कहाँ है? पास पास है। ठीक है, जैसे तो ये समझ आया, इनकी स्टेट्स बहुत पास है तो वो आसानी से क्या हो सकती है? रिवर्स। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा है, और इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। तो इसका एरिया आसानी से नहीं निकलेगा। इसमें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स की ऐड कर लूंगा तो आ जाएगा। पर इसमें क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटीग्रेशन। क्लियर है ये पॉइंट? तो इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो था वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इरिवर्सिबल का। अब इरिवर्सिबल का फॉर्मूला हमें निकालना है, जो कि ये सॉरी यहाँ पे गलत दिया, वर्क इरिवर्सिबल का हमें ये पता है, और रिवर्सिबल का फॉर्मूला निकालना है। और वो फाइनल फॉर्मूला क्या आता है वो अभी लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, और अभी डिराइव करके भी दिखा दूंगा। वो आएगा 2.303 nRT log VF by VR। टीचर पे डिपेंड करता है, बोर्ड होता तो मैं बता देता, पर अब तुम्हारी टीचर कहती है कि डेरिवेशन दूंगी तो देंगी। बोर्ड में थर्मो नहीं आ रहा, ठीक है, तेरे में आ रहा है सिर्फ, इन सब के में नहीं आ रहा है, 12th में है ना। अच्छा एनीवेज, पर टीचर्स पे डिपेंड करता है, कुछ टीचर्स डेरिवेशंस को प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करते, तो अपने टीचर से कनेक्ट में रखना, ठीक है। अच्छा अब आते हैं रिवर्सिबल वर्क की डेफिनेशन। ठीक है, रिवर्सिबल वर्क को शुरू वहीं से करते हैं जहां पे हमने रिवर्सिबल को छोड़ा था। वो क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ एक चीज लगेगी, बस स्टेट्स ऑफ मैटर की एक इक्वेशन है, वो है प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स इनटू आर इनटू टी। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। एक गैस पर हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, और वो गैस के क्या क्या वेरिएबल्स है? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। ठीक है, ये यूज करेंगे अभी हम। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर हमने बोला रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, तो मैं इसे लिख सकता हूं पी इंटरनल प्लस माइनस डी। और यहां पे जो चेंज होगा वो बड़ा होगा या छोटा? तो डीवी लिखूं या डेल्टा वी लिखूं? डीवी, छोटा चेंज। हाँ मरीशा, क्लियर है? अच्छा इसे ओपन करते हैं, तो ये होगा माइनस पी इंटरनल डीवी माइनस प्लस डीपी डीवी। कोई छोटी चीज है और उसको और छोटी चीज से मल्टीप्लाई करो तो बहुत छोटी बन जाएगी। पॉइंट इज दिस, अगर एक 0.01 है डीपी और डीवी क्या है 0.01, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0.00001, है ना। तो इस प्रोसेस में हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में चीजों को निग्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं। प्लस माइनस है तो इसे क्या कर दूं? निग्लेक्ट। तो वर्क डन, वर्क रिवर्सिबल आएगा माइनस पी इंटरनल डीवी। पर ये जो अभी वर्क निकाला है ये हमने डीवी का निकाला है। किसका निकाला है? डीवी। देखो ये था वी, ये था पी, और डीवी तो इतना सा होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये डीवी होगा, ये क्या होगा? डीवी। पर मुझे कहां पे चाहिए वर्क? मेरे को चाहिए वी इनिशियल से या वी फाइनल से
वी इनिशियल तक चाहिए, वी इनिशियल से वी फाइनल तक चाहिए। तो मेरे पास अभी वर्क कितना सा है, इतना सा, और मुझे उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाना है। तो इसमें मुझे इंटीग्रेशन ही हेल्प कर सकता है और कुछ नहीं। तो अब मुझे पूरा वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई विल से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो जब मैंने वर्क को इंटीग्रेट किया, वैसे ये डी डब्ल्यू होना चाहिए था। ठीक है, तो अब अगर मैंने वर्क को इंटीग्रेट किया तो ये होता वी इनिशियल और ये वी फाइनल के बीच में, माइनस को बाहर ही ले लेता हूँ, पी इंटरनल डी वी को इंटीग्रेट करना। यहां तक क्लियर है? वी इनिशियल से वी फाइनल। ठीक है, इसके बाद देखें, मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी। सो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूं एन मोल्स है, मोल्स थोड़ी डिपेंड करेगा वी पे, गैस कांस्टेंट थोड़ी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम पे, और सिर्फ क्या बचा एन आर टी बाई वी। तो ऊपर डी वी था और नीचे वी और यहाँ पे माइनस। बोलो ये क्या किया यूजिंग दिस, हाँ लिमिट्स लगेंगी वी इनिशियल टू, यहां तक क्लियर है? क्या किया, पी को एनआरटी बाय वी लिखा है बस। पक्का? ठीक है, क्योंकि इसके आगे पक्का नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ, वॉल्यूम को कैसे बोले? ये तो वर्क इरिवर्सिबल था, मैंने इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस था? पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी था, और जो वॉल चेंज था वो बड़ा था या छोटा था? इनफाइनाइट्समल। तो इनफाइनाइट्समल चेंज क्या हुआ, डेल्टा वी की जगह डी वी ले रहा हूं, वो इरिवर्सिबल के लिए था, रिवर्सिबल के लिए मैंने इक्वेशन बनाई। ठीक है, क्लियर? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें वर्क निकालना है, और वर्क के लिए इंटीग्रेशन एन आर टी बाहर आ गया माइनस एन आर टी, आर एक गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेरी नहीं करते, बाकी बचा है डी वी बाय वी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब थोड़े से मैथ्स के फॉर्मूले लगने हैं। ठीक है, तो मैथ्स के बहुत सारे लगने, थोड़े नहीं। तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स होता है लॉग नेचुरल एक्स। ठीक है, अच्छा ये लॉग क्या होता है वो भी आते हैं उस पर। ठीक है, इंटीग्रेशन और लॉग दोनों ही आ गए, प्रॉब्लम ये है, और दोनों ही नहीं पढ़े क्योंकि वो 12th में। तो डी एक्स बाई एक्स एल एन एक्स के इक्वल होता है। ये लॉग नेचुरल जो है ये हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं लॉग एल ओ जी यूजली। तो इसको अगर ये बनाना है, लॉग एक्स कैसे बनता है, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय एल एन एक्स, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ। तो एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स। अरे लॉग है क्या, लॉग हमें हेल्प करता है पावर्स की, जैसे फॉर सॉल्यूशन में, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 10 टू द पावर माइनस 2.3, तो क्या इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का समर्थ, इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग। तो लॉग इज मैथ्स ऑफ पावर्स, मेरे हिसाब से जो पावर्स होती हैं उसकी मैथ्स को लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे किसी की पावर को सॉल्व करना है तो मैं उसको किससे सॉल्व करता हूं, लॉग से। ठीक है, तो इसके अंदर लॉग दो तरह का होता है, एक होता है लॉग नेचुरल, ठीक है, और एक होता है लॉग टू द बेस 10। ये होता है लॉग टू द बेस 10। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि 10 की क्या पावर, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, जब लॉग की बात होती है तो 10 की पावर्स में बात होती है, क्योंकि बेस क्या है 10। ठीक है, और लॉग नेचुरल का जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई, उसको भी तुम बाद में पढ़ो। तो अब पॉइंट इज दिस, ये दो फॉर्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जब हमने इंटीग्रेशन किया dx बाई एक्स का, तो आएगा ln v, क्या आएगा ln v। ठीक है, अभी लिमिट्स लगेंगी, लिमिट्स क्या लगेगी, v इनिशियल टू v। ठीक है, ln v को अगर लॉग कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303, ये हो गया nRT, और ब्रैकेट में आ गया लॉग
V और यहाँ पे आ गया V इनिशियल और V फाइनल। बोलो यहाँ तक क्लियर? किसके नीचे? ln x log नेचुरल है, ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान दें, हमें ये सॉल्व करना आता है, लिमिट्स कैसे लगाते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। तो 2.303 nRT log VF माइनस log VF माइनस log VI। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, 10 टू द पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर y, तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर x माइनस y, ठीक है। और log इज द मैथ्स ऑफ पावर्स, तो अगर मैं बोलूं पावर्स में डिवीजन सब्ट्रैक्शन बन जाती है तो ये गलत है इशिका। डिवीजन क्या बन जाती है? सब्ट्रैक्शन। तो अगर log पावर्स की ही बात है तो इसके अंदर सब्ट्रैक्शन डिवीजन बननी चाहिए, डिवीजन सब्ट्रैक्शन बननी चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है log का, इसी तरीके से आया है, log ऑफ x माइनस log y, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाय y। ये एक और फॉर्मूला है। तो जैसे पावर्स में होता है डिवीजन सब्ट्रैक्शन बन जाती है, वैसे log में भी यही होता है। तो माइनस 2.303 nRT log VF बाय ये फाइनल फॉर्म, ये वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला। नोट कर लिया सबने? भर लो जाके। एसी चलाऊं क्या? गर्मी लग रही है? अच्छा, nRT n मोल्स, T टेम्परेचर जो क्वेश्चन में गिवन होगा, R गैस कांस्टेंट होगा, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यू मोल्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो डालेंगे, T टेम्परेचर स्पेसिफिक R की होती है। R की वैल्यू जो हम यूज करेंगे दैट विल बी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सर इसमें तो लॉग की वैल्यू डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लॉग की वैल्यूज तुम अगर आप और बच्चों से आगे निकलना चाहते हो तो तुम याद कर लो। log 10 1, log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771, log 5 is 0.6990 और log 1 is 0. It's like this. चलो इट्स लाइक लॉग में नहीं घुसते, ठीक है, क्योंकि तुम उसको अप्लाई करना है सीधा। लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, लॉग को तुम मैथ्स में समझना, ठीक है। हाँ ले सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन इज कैलकुलेट वर्क डन इन रिवर्सिबल expansion of an ideal gas, expansion of 5 mole of ideal gas from 4 to 9 liters at 300 Kelvin at 300 Kelvin, ठीक है। तो कह रहे हैं वर्क डन निकालना है और रिवर्सिबल निकालना है।
तो रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा, जरूरत नहीं है वर्क, रिवर्सिबल वर्क के फॉर्मूले में प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। -2.303 nRT log V फाइनल कितना है 4 to 9 लीटर है, फाइनल कितनी है 9 और इनिशियल कितनी है 4, ठीक है। और 2.303 मोल्स कितने गिवन है 5, R 8.314, टेम्परेचर कितना गिवन है 300। अच्छा इसको मैं लॉग का फॉर्मूला लगाऊं, डिवीजन सब्ट्रैक्शन बन सकती है, पर ध्यान में रहे तो ये बनेगा log 9 माइनस log 4, ठीक है। अच्छा अब देखो ये खास बात, ये नंबर्स क्यों दिए, क्योंकि इनके मल्टीपल्स इनसे ही सॉल्व हो सकते हैं। क्यों, एक और फॉर्मूला है लॉग का, इसको याद कर लो, log x टू द पावर y इज इक्वल टू y log x। अगर देखो log इज द मैथ्स ऑफ पावर्स, तो अगर मैं log x और x की पावर y बना दूं तो y आगे आ जाएगा और सिर्फ log x बचेगा। तो अगर सपोज मैं log 9 को सॉल्व करना है तो log 9 को कहना राइटेड एज 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर। log 5 कैसे बनेगा, log 9 माइनस log 4 ऐसे मल्टीप्लाई वो नहीं होता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो log 3 की पावर स्क्वायर तो ये हो गया 2 log 3, ये क्या हो गया 2 log 3 माइनस 2 log 2, यानी कि 2 इंटू 0.4771 माइनस 2 इंटू 0.3010, तो इससे वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट इज दिस, ऐसे हम थोड़ा सा लॉग को चेंज कर सकते हैं, ये नहीं समझ आया। log 9 है, log 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, और इस फॉर्मूले को देखो log x टू द पावर y इज y log x, तो log 3 टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू 2 log 3, log 2 टू द पावर 2 विल बी 2 log 2, log 2 और log 3 की वैल्यू ऊपर से डाल दी, तो इस सॉल्व कर सकता हूँ। पर अच्छी बात यह है कि वैल्यू तुम्हें गिवन ही होगी वैसे लॉग की सारे आंसर्स में, तो तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो इससे आंसर निकल जाएगा फाइनल। बड़ा तो आएगा, वो तो मैंने खुद बनाया दिमाग से, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव का साइन रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर है। लास्ट ये थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे खत्म होने वाला है, बस टर्म्स रह गए, थर्मोकेमिस्ट्री शुरू होगा ना फिर। अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, और टर्म्स हैं फर्स्ट एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब है Q0, हीट का कोई चेंज ना हो। एडियाबेटिक वॉल माने जिसमें हीट का कोई चेंज ना हो। सेकेंड इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल माने कोई चीज सेम टेम्परेचर पे रहे, और जब वो सेम टेम्परेचर पे रहती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होती है, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है जीरो। कौन सा एडियाबेटिक है ये? एडियाबेटिक माने अगर कोई सिस्टम है जिससे हीट बाहर नहीं जा सकती तो ऐसा सिस्टम एडियाबेटिक होगा, या ऐसा वर्क जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं हो रहा वो एडियाबेटिक वर्क होगा। टर्म है, टर्म का मतलब एडियाबेटिक टर्म का मतलब है कि कोई हीट का चेंज ना हो, ठीक है। आइसोथर्मल माने इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो और टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहे। थर्ड टर्म है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है अगर कोई एक बलून है, एक बलून को हम वैक्यूम में रख दें, किस में रख दें? वैक्यूम में पी एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? जीरो। तो इसमें जब ये एक्सपैंड करेगी बलून तो हमें लगेगा कोई काम हो रहा है, पर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? वर्क डन होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। फ्री एक्सपेंशन और वैक्यूम में वर्क डन जीरो होता है और पी एक्सटर्नल भी जीरो होता है। पी एक्सटर्नल जीरो एंड वर्क डन जीरो। वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? जीरो। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो वर्क डन भी जीरो आएगा मल्टीप्लाई करके। बोलो क्या डाउट है?
नहीं आया यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन नहीं आया उससे पहले भी। फ्री एक्सपेंशन माने बाहर अगर कोई भी गैस वैक्यूम में एक्सपैंड होती है कोई भी चीज़, तो उस प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो हो गया, तो वर्क का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं उस प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर को ज़ीरो डालते हैं तो वर्क भी ज़ीरो हो गया। तो फ्री एक्सपेंशन में दो चीज़ें ज़ीरो होती हैं, तो वर्क डन और एक्सटर्नल प्रेशर। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? नथिंग बट वैक्यूम। ठीक है, क्लियर है ये टर्म्स? हाँ बोलो क्या कह रहे थे मलिक? आ गया समझ? अब क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट हीट चेंज इन isothermal free expansion of gas. In isothermal free expansion of gas from this to this etc. है ना? तो from 2 to 5 लीटर, ठीक है। तो अब आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल माने डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो टर्म देखते ही मैंने डेल्टा यू को जीरो पुट कर दिया। फ्री एक्सपेंशन माने क्यू जीरो, नहीं क्यू जीरो नहीं, वर्क जीरो, वर्क जीरो। और हमें हीट निकालना है, क्या निकालना है? और हमें फर्स्ट लॉ पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो क्यू क्या आएगा? क्यू भी जीरो आएगा। तो हमें टर्म्स को क्वेश्चन में ढूंढना है और टर्म्स में फर्स्ट लॉ में पुट करनी है। सब चीजें किस में पुट करनी है? क्योंकि अभी तक हम फर्स्ट लॉ पे ही चल रहे हैं। समझ में आई बात? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट का पहले पार्ट से बहुत ही कम रिलेशन है, तो अपना माइंड फ्रेश कर लो, 2 मिनट ले लो, फिर शुरू करते हैं। ठीक है? कैलकुलेट हीट चेंज, यानी हीट कितना हीट का एक्सचेंज हुआ है। हीट चेंज नहीं, कैलकुलेट हीट भी बोलो तो भी। अच्छा देखिए, बात नहीं, ठीक है। तो अभी हमने एक नया स्टेट फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जाना, वो था इंटरनल एनर्जी चेंज या इंटरनल एनर्जी, है ना? तो और अब इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, क्यू इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूँ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लिख सकता हूँ, ठीक है, वर्क को, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? अगर तुम्हारा इस साल प्रमोशन कांस्टेंट हो जाए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुम्हारा चेंज क्या होगा? चेंज जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो। चेंज इन वॉल्यूम अगर ऊपर पुट कर दो तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा? क्यू वी बना देते हैं इसे, माइनस जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। वी ऐसा नहीं कि वी वॉल्यूम है, क्यू वी एक सबस्क्रिप्ट है, यानी कि ये हीट है, पर ये हीट वो है जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ली है। तो दिस इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कहना से इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज किसी भी सिस्टम से निकलने वाली हीट होती है। इंटरनल एनर्जी चेंज हीट ही होती है अगर वो प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो। उस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हो? अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उससे निकलने वाली हीट ही उसकी इंटरनल एनर्जी है। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, तो तुम बोलोगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोलोगे? ठीक है। बट वॉल्यूम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम डज नॉट रिमेन, वॉल्यूम ज्यादातर कांस्टेंट नहीं रहता हमारे आसपास, इसीलिए हमें यहां पर ध्यान देना है कि इंटरनल एनर्जी चेंज इतना इजी नहीं है टू यूज। तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो वॉल्यूम पे नहीं, प्रेशर पे डिपेंड करे। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यूजुअली प्रेशर रिमेन्स। ज्यादातर चीजों में प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि हमारे ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। कितना है? तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, सो वी रिक्वायर अ मोर यूजफुल स्टेट फंक्शन। हमें एक वी रिक्वायर मोर
यूजफुल स्टेट फंक्शन। हमें एक बहुत ज़रूरी स्टेट फंक्शन की ज़रूरत है जो कि इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा अच्छा हो, जो इंटरनल एनर्जी से क्या हो, ज़्यादा अच्छा। क्यों ज़्यादा अच्छा हो? क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करती है, पर हमें कांस्टेंट प्रेशर वाली चीज़ चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी एक फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, जो कि उससे बेटर है। किससे बेटर है? इंटरनल एनर्जी से। इसको बनाएं कैसे? क्योंकि हमने बनाया है, हम अब खुद ही बना रहे हैं फंक्शन सब कुछ। हमने बोला कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो, कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, हाँ ठीक है, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, डेल्टा यू क्यू वी के इक्वल होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कोई प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वर्क डन जीरो होगा, तभी तो वो हट गया, तो सिर्फ हीट बची। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगा? आई मेल्टिंग ऑफ आइस, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहती है, पर बॉइलिंग ऑफ वाटर उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है नहीं, क्योंकि वेपर बढ़ जाते हैं। तो कुछ प्रोसेसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हीट के इक्वल होगा, पर जिनमें वो नहीं रहती वॉल्यूम कांस्टेंट, तो उसमें वो इक्वल नहीं होगा हीट के। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हीट के इक्वल हमेशा ही हो, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट प्रेशर रहता है। तो उसको हम ढूंढ रहे हैं और वो निकलेगी एंथैल्पी। तुम्हारी ना पढ़ने की आदत नहीं रहेगी ना, क्योंकि वो इतना कॉन्टीन्यूसली तुम पढ़ नहीं पाए हो इतनी बार। कोई बात नहीं, पहले तो हम क्लासेस इतनी लेते थे, 2-2 3-3 घंटे क्लासेस लेते थे, और अब फाइनल आएगा तो भी लेनी पड़ेंगी। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा अपना स्टैमिना, ठीक है? तो अभी ध्यान इधर दें हरमन, और सारा फोकस वापस लाने की कोशिश करें, ठीक है? अब बड़े होते जा रहे हो तुम, कॉलेज में पहुंचना है, अच्छे कॉलेज में, तो थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा लॉन्गर टाइम तक। अच्छा देखिए, एंथैल्पी डेल्टा यू इज इक्वल टू, एसी चलाना तो एसी चला देता हूँ, बेटर हो जाए। नहीं चला दूं? कौन कौन गया एसी चला दूं? थोड़ा चला देते हैं, थोड़ा सा। अच्छा बात नहीं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1, हाँ या ना? तुम इसलिए सो रहे हो कि तुम कुछ लिख नहीं रहे, लिखवाऊं फिर तुमसे? फिर देखो, U2 माइनस U1 क्या होगा? Q यहां पे आ गया प्लस PV2 और माइनस PV1। 2 वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, U2 प्लस PV2, माइनस PV2 नहीं आना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, और U प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 इज इक्वल टू Q बचेगा सिर्फ। बस इसको रीअरेंज किया मैंने, हाँ डेल्टा V को खोल दिया V2 माइनस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब हमें कोई चीज मिल गई जो हीट की इक्वल है ना? कोई चीज मिली है जो हीट के इक्वल है, और इसमें हमने वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं किया। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट किया इस प्रोसेस में? तो इस चीज को अगर मैं कुछ नाम दे दूं, इस चीज को मैं क्या नाम दूं? एंथैल्पी। क्या नाम देता हूं? अगर मैंने इस चीज को कुछ नाम दे दिया तो वो हीट की इक्वल होगी, चाहे प्रेशर कांस्टेंट, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। तो इसको मैं बोल देता हूं H2 और इसे बोल देता हूं H1, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? हीट। H2 माइनस H1 को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा H विल बी इक्वल टू हीट, ठीक है? और ये सब प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया है? नहीं, पर इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि P1 P2 तो नहीं हुआ, प्रेशर तो एक ही रहा P। तो इस प्रोसेस में ये क्या कहलाएगा? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो क्या डाउट है? समझ, बहुत डाउट लग रहा है, जल्दी बताओ। टीचर पे डिपेंड करता है, पूछ लो एक बार की डेरिवेशन से, डेरिवेशन आएगी तो एंथैल्पी की डेरिवेशन आएगी। हाँ बोलो। सर बात तो समझ आ गया, PV2 माइनस PV1, इसको खोल दिया बस मैंने, और ये डेल्टा यू को खोल दिया U2 माइनस U1। उसके बाद मैंने रीअरेंज किया ताकि इधर सिर्फ हीट बच जाए। सर आपने कहा प्रेशर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, V2 V1 चेंज हो रहा है ना, और सर वो वाला जो पहले वाला इक्वेशन रहा था वॉल्यूम कांस्टेंट वाला रहा था, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रही थी हीट के इक्वल, इसमें बिना कांस्टेंट वॉल्यूम के भी हीट के इक्वल आ रहा है। सर अगर बिना वॉल्यूम के अगर हीट तो ये बेटर है ना उससे, इसमें हमें कुछ चीज कांस्टेंट थोड़ी करनी पड़ी,
उसमें उसमें कंडीशन के अंदर वो हीट की इक्वल आता था, इसमें अनकंडीशनली वो आता है। प्रेशर तो कांस्टेंट रखा ना, प्रेशर कांस्टेंट रखा, और प्रेशर तो यूजुअली कांस्टेंट होता ही है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। हाँ बोले, एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, डिपेंड करता है ना क्या चीज़ है, अगर तो बलून है तो उसका इंटरनल प्रेशर चेंज होगा, तेरी बॉडी का इंटरनल प्रेशर कुछ और होगा, हर चीज़ का अलग होता है। अच्छा बात नहीं तो कुछ नहीं, एंथैल्पी आ गई हमारे पास, क्या आ गई, ये तो तुम्हारा पुराने दोस्त है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटम, हाँ लैटिस एंथैल्पी, बहुत सारी चीज़ें तो तुम पढ़ के आए हो। और जब एंथैल्पी आया था तो बोला गया था कि इसे थर्मो में पढ़ाएंगे। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट, एंथैल्पी इज नथिंग बट, ये वही चीज़ है जो हम कॉमर्स वालों को उल्लू बनाने के लिए यूज करते हैं, वर्ड का नाम बदल देते हैं, काम वही रहता है। तो एंथैल्पी इज हीट, क्यों, क्योंकि हमारा हमेशा ही कांस्टेंट प्रेशर होता है आसपास, तो हमेशा ही जब तक प्रेशर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी हीट के इक्वल है, या चेंज इन एंथैल्पी हीट के इक्वल है। चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल है, हीट के। यहां तक क्लियर है। तो एंथैल्पीज पे आते हैं, और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, ठीक है। तो बहुत सारी डिफरेंट एंथैल्पीज हैं, यहाँ पे कॉपी में शुरू करेंगे, अपनी कॉपी में जल्दी से। हाँ नहीं, मैं डिफाइन नहीं करा रहा, सीधा रिएक्शंस पे आएंगे। देखिए पहली है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अगर मैं बोलूं सोडियम की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बोलो फ्यूजन माने मेल्टिंग, फ्यूजन माने, तो इसकी रिएक्शन बनानी है, तो क्या बनेगी, Na सॉलिड गोज टू, बीच में एक टॉपिक छूट रहा है, रुकोगे नहीं, हीट कैपेसिटी भी रहता है, और एक सेकंड रुको बात नहीं, हाँ बात नहीं। डेल्टा यू इज इक्वल टू, अच्छा तो H किसके इक्वल था, H वॉज इक्वल टू यू प्लस पीवी, हाँ या ना, H वॉज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो अगर मैं इसका चेंज लूं तो चेंज इन डेल्टा H विल बी इक्वल टू चेंज इन डेल्टा यू प्लस चेंज इन डेल्टा पीवी। सुनो मेरी बात, H क्या था, U प्लस पीवी, यहाँ पे U प्लस पीवी को क्या बोला था, H, तो H वॉज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, हाँ या ना। तो सपोज एक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में A गैसियस प्लस B गैसियस गिव्स C लिक्विड, क्या देती है, लिक्विड। सपोज एक रिएक्शन है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी। अगर मैं बोलूँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो तुम क्या बोलोगे, पीवी की जगह क्या रख सकता हूँ, एनआरटी। अच्छा आर और टी तो कांस्टेंट है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज सिर्फ किसका आएगा, मोल्स का। किसका आएगा, चेंज इन मोल्स भी सिर्फ गैस का लेंगे, सॉलिड और लिक्विड का नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड का चेंज होता नहीं, सिर्फ मोल किसका चेंज होता है, गैस का। तो हम किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन अगर हम ले रहे हैं, तो इसमें एक नया यहाँ पे एक वेरिएबल आया है डेल्टा एनजी, क्या आया है, डेल्टा एनजी। हाँ बोलो, अगर कोई रिएक्शन हो रही है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, तभी हम काम कर रहे हैं। कोई रिएक्शन तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, वो वाली रिएक्शन को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। वैसे हो सकता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो वो इधर से बाहर नहीं आएगा। अच्छा समझ गया, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, इशिता बोलो, बता रहा हूँ। डेल्टा H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ एक सॉलिड है, बात नहीं, सॉलिड पेपर, जैसे मैं बोला पेपर है, पेपर को हम जला रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें बताओ क्या सॉलिड पेपर का प्रेशर या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाँ यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा लिक्विड को भी ले लो तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस ले। अच्छा चलो ठीक है, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चीजें है ना यहाँ पे। और सॉलिड्स का क्या प्रेशर चेंज होता है, सॉलिड्स का तो प्रेशर होता ही नहीं, किस चीज का होता है, गैस का। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम में से, चलो मान लिया कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, नहीं, ये चेंज दोनों का है, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो चेंज इन प्रेशर में क्या होगा इस केस में, जीरो।
है ना। तो अगर चेंज इन प्रेशर जीरो होगा तो उसका डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होगा, उसका डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होगा? हाँ क्या चीज? वो गैस का जो इससे गैस निकलेगी उसका चेंज होगा, पर सॉलिड का तो चेंज नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ पेपर सॉलिड का चेंज होगा या वो CO2 गैस का चेंज होगा? CO2 गैस का। अच्छा वाटर की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। अगर वाटर किसी रिएक्शन में पार्ट लेता है क्या उसका प्रेशर चेंज होता है? नहीं, प्रेशर सिर्फ गैसेस का चेंज होता है। किसका चेंज होता है? गैस का। और अगर सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर चेंज नहीं होता तो चेंज इन प्रेशर जीरो रहेगा। तो क्या उसके डेल्टा और डेल्टा यू में कोई डिफरेंस होगा? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ गैसियस सिस्टम को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों किसके चेंज होते हैं? इशिता, सिर्फ गैस के प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीजें चेंज होती हैं। सॉलिड लिक्विड में अगर वॉल्यूम चेंज हो भी रहा है तो प्रेशर चेंज नहीं होता। तो अगर एक रिएक्शन मैंने बनाई CC लिक्विड ले लिया, ठीक है, इस प्रोसेस में मुझे डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन चाहिए, तो मैं गैस के लिए कौन सी इक्वेशन लगाता हूँ? PV इज इक्वल टू NRT। यहां तक क्लियर है? तो PV इज इक्वल टू NRT में डेल्टा PV को मैं क्या रख सकता हूँ? NRT। अब इसमें मोल्स तो चेंज हो सकते हैं क्योंकि रिएक्शन जैसे इधर से इधर जा रही है, तो मोल्स का चेंज हो रहा है कि नहीं? A और B चेंज हो गए और वो क्या बन गए? C और D। अच्छा, पर क्या टेम्परेचर, ये रिएक्शन यूजुअली कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे चल रही है तो T का चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT आता। R एक कांस्टेंट है वो भी चेंज से बाहर, T एक कांस्टेंट है वो भी चेंज से बाहर, और सिर्फ चेंजेस किसके लिए जाएंगे? गैस के, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड में प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज नहीं होता। तो इस प्रोसेस में ऊपर वाली रिएक्शन में मुझे बताओ चेंज इन गैस मोल्स कितने हैं? कैसे निकलते हैं? प्रोडक्ट गैस मोल्स माइनस प्रोडक्ट के गैस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैस मोल्स। तो यहाँ पे क्या आया? C तो लिक्विड है तो C को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा? A, हाँ, माइनस AB। तो 0 माइनस A प्लस B, क्योंकि प्रोडक्ट में गैस मोल्स कितने हैं? 0, क्योंकि ये लिक्विड है। रिएक्टेंट में गैस मोल्स कितने हैं? B और A। तो प्रोडक्ट के गैस मोल्स 0 माइनस रिएक्टेंट के गैस मोल्स A प्लस B। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आते हैं कुछ जिसमें डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन निकालना हो, और डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन निकालने के लिए हम इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, ठीक है। बोलो क्या डाउट है? ये ली क्यों? मैं डेल्टा H, ये वाली हम कोई केमिकल रिएक्ट, अब हम थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दिया, प्रोसेसेस छोड़ दिए, सिस्टम्स छोड़ दिए, अब हम सिर्फ रिएक्शन पे आ गए हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। तो हम केमिकल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स कैसे चलता है, तो अब इसीलिए हम केमिकल रिएक्शंस को फोकस कर रहे हैं, प्रोसेसेस को छोड़ के। किस प्रोसेस का? प्रोसेस नहीं, हम यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे थे बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, और इनका रिलेशन ये आता है। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा दिमाग में बैठेगा, मिटा दूं इसे। ये रिलेशन याद करो जल्दी से, ये लिखो और इसके क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। किस किस को जाना है? रेज योर हैंड। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसका एग्जाम है वो रुक जाए, ठीक है। हाँ कराता हूँ। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा तो बैठने का फायदा नहीं है, तो यू कैन गो, मैं नहीं डांटूंगा, पक्की बात है। कौन कौन जाना चाह रहे हैं? चले जाए, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं अरे ऐसे टेंशन मत लो, किसी को समझ नहीं आ रहा तो बैठने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखें, क्योंकि थोड़ा स्पीड में तो चल ही रहे हैं, फिर जब तुम्हारा पेपर आएगा तब देख लेना। अच्छा ये देखो, ये रिएक्शन, वो कह रहे हैं एक रिएक्शन है, यहाँ पे ऊपर सॉलिड लिखा है, यहाँ पे गलती से नीचे गैस दे दिया, तो ये वाला, ये थोड़ी सी गड़बड़ है एनसीईआरटी में, इसको ठीक कर देंगे, आंसर सही आएगा, पीछे चेक कर लेना। अच्छा वो कह रहे हैं दिस रिएक्शन वाज कैरिड आउट, और इस रिएक्शन में क्या कह रहे हैं हमें? डेल्टा U was found to be minus 742.7। डेल्टा U कितना है? रिकॉर्डिंग रुक गई? चल रही है? माइनस 742.7 किलो जूल, ठीक है। अच्छा हमें क्या निकालना है? एंथैल्पी चेंज। हमें क्या निकालना है? डेल्टा H निकाल। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U?
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एम जी। बहुत इजी इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इसके फॉर्मूला डायरेक्ट लगते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो आंसर 2 मिनट में निकलेगा। ये इक्विलिब्रियम की तरह नहीं है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना है? 742.7। इसको किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। 742.7 किलो जूल्स है, तो इसको या तो जूल्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, या फिर आर की वैल्यू जूल्स में होती है 8.314 जूल्स, या फिर उसको कन्वर्ट कर लें किलो जूल में, ठीक है। सर इसी को ही कर ले 742 हाँ, तो देखिए एक सेकेंड, अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा एच। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 742.7, अच्छा, प्लस आर कितना है? 8.314 जूल्स में, डिवाइड बाय 1000 करो तो किलो जूल में आ जाएगा, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 0.0083, ये हो गया आर। टेम्परेचर कितना है? 298, ये हो गया टी। और डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का बता दो मुझे जल्दी से। चेंज इन गैस मोल्स कितने हैं इस रिएक्शन में? देखो ये कितना है? 1 गैस मोल, ये 2 गैस मोल, ये काउंट करेंगे या नहीं? नहीं, ये हो गए 2, और इधर कितने हैं? 3/2। तो डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट गैस मोल्स माइनस रिएक्टेंट गैस मोल्स, 2 माइनस 3/2 इज 1/2, तो 0.5, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर विल बी इन किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच और डेल्टा यू की रिलेशन यूनिट क्या होती है? किलो जूल, जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे हमारा किलो जूल आएगा, नहीं किलो जूल पर मोल में भी दे सकते हो आंसर। हाँ बोलो। डॉक्टर बनने के कहाँ काम आएगा? कहीं नहीं आएगा सच, पर अगर सपोज तुम डॉक्टर नहीं बने तो कुछ काम आ सकता है। अगर हो सकता है तो कुछ और लाइन में चला जाए, केमिस्ट्री में, ठीक है। नहीं फार्मास्यूटिकल में भी नहीं है, नहीं तू फार्मा में मत जा, तू केमिस्ट्री ऑनर्स में चला जाए, केमिस्ट्री में चला जाए तो काम आएगा ये, ठीक है ना। हाँ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है। अच्छा एनीवेज, तुझे किसी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में ले जाए, कोई कंपनी हायर कर ले कि भाई हाँ हमारे यहाँ पे कुछ काम करना है, तो तुझे एंथैल्पी कुछ पता ही ना हो, तो हर चैप्टर हर लाइफ में काम नहीं आता, पर कुछ चैप्टर तो लाइफ में काम आते ही हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं 6.9। अच्छा हीट कैपेसिटी कराऊं या हेसिस लॉ? फाइनल आंसर किसमें छोड़ दे? हीट कैपेसिटी, हाँ फाइनल आंसर किलो जूल या जूल? किलो जूल में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत इजी सा है, दिमाग को टेंशन देने वालों में से नहीं है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है? अगर देखो हर एक इंसान की पढ़ने की कैपेसिटी होती है, कुछ की 2 मिनट, किसी की 2 घंटे। हाँ बोलो। एंथैल्पी वो करेंगे इसके बाद आएगा। अच्छा एक सब्सटेंस है, ये क्या है? इस सब्सटेंस को का टेम्परेचर बढ़ाना है, 24 डिग्री पे मुझे 25 पे लाना है, तो मुझे चेंज इन टेम्परेचर लाना है। क्या लाना है? तो मुझे इसको हीट देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा? ठीक है, अगर बढ़ाना है तो हीट देना पड़ेगा। तो कैन आई से Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर? अगर किसी ने नहीं लिख रखे तो लिखेगा ये सारे नोट्स। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर इक्वल करना है तो कांस्टेंट चाहिए या नहीं? तो कांस्टेंट चाहिए, कैपिटल C एक कांस्टेंट ले आए, where C is called heat capacity। C को क्या बोलते हैं? ठीक है, हीट कैपेसिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं डेल्टा टी को 1 रख दूं। क्या रख दूं? 1। डेल्टा टी को 1 रख दूं तो हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी? हीट के। कैन आई से हीट कैपेसिटी इज द हीट required to raise the temperature of a substance by 1 degree, is the heat required to raise temperature of substance by 1 degree। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन दोनों सेम होते हैं
1 डिग्री राइज या 1 केल्विन राइज सेम होता है कि नहीं? ठीक है, क्यों? क्योंकि 273 कट जाता है, तो 1 डिग्री राइज बोलो या 1 केल्विन राइज का बोलो, वो दोनों सेम होता है। चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, टेम्परेचर दोनों में सेम नहीं होता। अच्छा, तो ये हीट कैपेसिटी है। अब सपोज ये 1 kg सब्सटेंस होता, कितना सब्सटेंस? तो इस इक्वेशन में मास भी आ जाता, तो ये बनता Q इज इक्वल टू M, और यहाँ पे हीट कैपेसिटी भी चेंज हो जाती C, स्मॉल c इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्मॉल c को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट इज सेम डेफिनेशन, इट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस। क्या ऐड हो जाएगा? बस 1 kg मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मास 1 हो और टेम्परेचर चेंज भी 1 हो, तो जो स्पेसिफिक हीट है वो हीट के इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये सब्सटेंस 1 kg ना होता, 1 मोल होता, क्या होता? 1 मोल, तो हम उस हीट कैपेसिटी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब अगर कोई मास या मोल्स नहीं गिवन तो हीट कैपेसिटी, अगर मास गिवन है 1 kg तो स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे, और लास्ट है मोलर हीट या मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होगा हीट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो 3 हीट कैपेसिटीज हैं, एक है नॉर्मल हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक हीट, और एक है मोलर हीट। क्वेश्चन बहुत इजी है इसके हीट कैपेसिटी के। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल्स रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमिनियम, यानी कि ये क्या गिवन है? मास। क्या गिवन है? फ्रॉम 35 टू 50 डिग्री, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टेम्परेचर इज 20। ठीक है, 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस दोनों बोल सकते हो। मोलर हीट कैपेसिटी इज इतना, तो हमें क्या निकालना है? हीट, किलो जूल ऑफ हीट। तो हीट इज इक्वल टू मोल्स 60, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, तो मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कितनी गिवन है? 24 इनटू चेंज इन टेम्परेचर 20, और ये आ जाएगा जूल्स। मोल्स इनटू मोलर हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सिंपल। इसमें मास से मोल्स निकाले, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन जो जरूर आता है पेपर में, वह डिराइव रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। हाँ, जूल्स, क्योंकि ये जूल्स में है। सीपी एंड सीवी, डिराइव रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी में रिलेशन बताएं। सीपी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अगर मैं बोलूं सीपी क्या होगा तो तुम बोलोगे इट इज इक्वल टू क्यूपी डेल्टा टी, और सीवी क्या होगा? क्यूवी डेल्टा टी। आया ना? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी हीट, उल्टा नहीं बोल दिया, क्यूपी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी सीपी डेल्टा टी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी सीवी डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी होता है, तो QP इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी और QV इज इक्वल टू CV। अच्छा, QP किसके इक्वल था? ये हमने शुरुआत में करी थी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी? एंथैल्पी। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता था? एंथैल्पी चेंज। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था? इंटरनल एनर्जी चेंज। और इन दोनों में रिलेशन क्या था डेल्टा एच और डेल्टा यू में? डेल्टा पीवी वाला यूज करूं भी, डेल्टा पीवी से शुरू किया था। अच्छा, अब
वी नो फॉर 1 मोल, अगर हम ये मोलर हीट्स की बात कर रहे हैं, फॉर 1 मोल्स ऑफ गैस PV इज इक्वल टू nRT, पर n क्या है 1, तो PV इज इक्वल टू RT। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। जैसे अभी हर्ष कह रहा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, जैसे इस प्रोसेस में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है जब हीट कैपेसिटी का बात हो रही है, नहीं, तो हम उसे डेल्टा से बाहर नहीं कर सकते, डेल्टा T बाहर यहीं रहेगा, यहाँ पे R डेल्टा T। अच्छा, डेल्टा H क्या था, CP डेल्टा T, डेल्टा U क्या था, CV डेल्टा T, और अगर मैं डेल्टा T कॉमन लेके काट दूं तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये रिलेशन, ये डेरिवेशन करनी है, बोलो समझ आई ये डेरिवेशन? ये RT जब आपने लिखा इसके बाद का सोल्यूशन RT, तो R तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया, पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है इस प्रोसेस में, वो अंदर ही रहेगा। अब डेल्टा H CP डेल्टा T और डेल्टा U CV डेल्टा T, डेल्टा T कॉमन लेके काट दिया, ठीक है, क्लियर? ये रिलेशन, ये आता है 2 या 3 नंबर में, डेरिवेशन पेपर में पक्की आती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर फिर ऐसे तो CP माइनस CR CV की वैल्यू पता है हमें? हाँ पता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार रीड करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज इन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग में जो एंथैल्पी लगती है वो ये है, और हमें निकालनी क्या है, फ्रीजिंग की। अच्छा, तुम ये देखो कि किसको कहाँ तक लेके जाना है, 1 मोल वाटर को 10 डिग्री से आइस पे लेके आना है -10 डिग्री पे, हाँ या ना? अगर इस पूरे प्रोसेस में कितनी एंथैल्पी का चेंज होगा वो बताओ। तो हमारे पास H2O लिक्विड है, कितने डिग्री पे, 10 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं हमें इसे लेके जाना है H2O सॉलिड पे कितने डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे इस यहाँ से लेके यहाँ तक आने में बताओ कितनी एंथैल्पी लगेगी, ठीक है? तो ये प्रोसेस क्या एक साथ हो जाएगा या पहले ये 0 डिग्री पे आएगा? पहले 0 डिग्री पे आएगा, फिर 0 डिग्री पे आके ये 0 डिग्री पे ही रहेगा, पर ये लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड। 0 डिग्री पे वाटर और 0 डिग्री पे आइस। फिर 0 डिग्री पे जो आइस होगी वो किस पे जाएगी, -10 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब जो ये कह रहे हैं 10 डिग्री से पानी को -10 डिग्री पे लेके आओ, वो एक ही बार में हो जाएगा या 3 स्टेप में होगा? 3 स्टेप में, 3 स्टेप की अलग अलग एंथैल्पी होगी, ठीक है। ऊपर वाले स्टेप की एंथैल्पी निकालते हैं, तो एंथैल्पी 1 विल बी इक्वल टू QP, यस और नो? एंथैल्पी होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट होता है CP डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 0 -10 कितना है, -10। बोलो, यहां पे हमें वगैरह इन तीनों प्रोसेस की फाइनल एंथैल्पी बतानी है। ये प्रोसेस समझ आ गए? तो अब हमें बोल रहा है, मैंने बोला इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालता हूं, इस रिएक्शन की एंथैल्पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, और क्योंकि टेम्परेचर का चेंज है तो हीट कैपेसिटी इन्वॉल्व होगा। हीट कैपेसिटी, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 -10। हाँ बोलो, कहाँ से, ये वाली बात? हीट क्या होता है, हीट ही एंथैल्पी होती है, हाँ या ना? और हीट कैपेसिटी से अभी फॉर्मूला देखना, QP का फॉर्मूला क्या था, CP डेल्टा T। क्या होता है, C हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। हीट कैपेसिटी गिवन है, देखते हैं जरा। हीट कैपेसिटी, ये लिक्विड है ना, लिक्विड की हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है, 75.3। तो 75.3 हीट कैपेसिटी हो गई, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 0 -10 कितना है, -10। तो कितना आया, -753 जूल्स। क्या आया, -7। कहाँ पे,
हाँ तो पॉइंट था ना 75.3 तो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग या फ्यूजन? फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग। अच्छा सॉलिड से लिक्विड बनाए तो फ्यूजन। हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखी है, वो कह रहे हैं मेल्ट होने में इतने किलो जूल लगते हैं, तो फ्रीज होने में कितने लगते होंगे? माइनस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब अगर इधर से इधर जाने में 10 जूल लगते हैं तो उधर से उधर जाने में -10 लगेंगे, उल्टा हो जाएगा। तो सेकेंड एंथैल्पी हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है फ्यूजन की, बस उसको उल्टा कर देंगे क्योंकि वो मेल्टिंग की हमें फ्रीजिंग के लिए निकालनी। तो हो जाएगा -6030 जूल्स। किलो जूल में थी, मैंने जूल्स में कर दिया। सेकेंड पार्ट समझ आया नहीं आया? फ्यूजन, फ्यूजन माने मेल्टिंग। तो H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड जाने में वो कह रहा है हमें 6030 जूल्स लगते हैं। अब हमें सॉलिड टू लिक्विड जाना है या हमें क्वेश्चन में लिक्विड टू सॉलिड जाना है? लिक्विड टू सॉलिड। मतलब अगर इधर से इधर 6030 लगते हैं तो उल्टा जाने में -6030 लगेंगे, तो बस मैंने उसको उल्टा कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा इधर देखते हैं, H2O सॉलिड गोज टू H2O सॉलिड। यहाँ पे कोई रिएक्शन इन्वॉल्व है या हीट कैपेसिटी होगा? क्योंकि चेंज हो रहा है बस टेम्परेचर का। तो यहाँ की डेल्टा H3 क्या होगा? QP, और वो भी होगा CP डेल्टा T के लिए। पर इसमें हीट कैपेसिटी सॉलिड वाली यूज करूँ या लिक्विड वाली? सॉलिड वाली। तो सॉलिड वाली क्या है? 36.8। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल -10 -0 कितना है? हाँ बोलो हर्ष, क्या बोल रहे हो? पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो तुम इंटरनल एनर्जी ले सकते हो, पर हमारा क्वेश्चन तो एंथैल्पी के ऊपर ही पूछ रहा है। प्रेशर भी तो कांस्टेंट है, तो हम एंथैल्पी से क्यों ना करें? ज्यादा यूजफुल है। बोलो ये 3 पॉइंट समझ आए? ठीक है। अच्छा अब वो क्वेश्चन कह रहा था यहां से यहां तक की एनर्जी बताओ, तो ये है हेसेस लॉ। ये क्या है? हेसेस लॉ कहता है अगर कोई रिएक्शन स्टेप्स में हो रही है, किस में हो रही है? स्टेप्स में। इफ अ रिएक्शन इज अकरिंग इन स्टेप, ये एक प्रोसेस 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, और तुम्हें यहां से यहां आना है, तो तुम सारे स्टेप्स की एंथैल्पी को ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो फाइनल एंथैल्पी क्या होगी? दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ 1 प्लस एंथैल्पी ऑफ 2 प्लस एंथैल्पी ऑफ 3। फाइनल आंसर क्या आएगा? इन तीनों को ऐड कर देते हैं। -753 ऐड, -6030 ऐड और -368, ये तीनों क्या हो जाएंगी? तो दैट शुड बी आवर आंसर। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? अच्छा बस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज देखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। हाँ उसको हेसेस लॉ को दोबारा बताऊंगा। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अच्छा जल्दी से देखें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ NaOH। फ्यूजन माने मेल्टिंग। इसकी रिएक्शन कैसे बनाएंगे? NaOH सॉलिड गोज टू NaOH। फ्यूजन माने सॉलिड टू लिक्विड कर देना, ये लिखना है सबने। अच्छा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4, तो तुम क्या करोगे? CCl4 लिक्विड गोज टू CCl4 क्लियर? अच्छा अगर मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, तो I2 सॉलिड गोज टू, ये सारी तो बहुत इजी है और इनको डिफाइन करना भी इजी है। एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ दिस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंथैल्पी ऑफ कुछ जो पुरानी थी चैप्टर 3 में, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम दे दूं तो सोडियम
गैसियस होना चाहिए, और वो क्या देगा, सोडियम प्लस गैसियस, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। अच्छा, एक और थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद है? इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, फिर से गैसियस एटम होना चाहिए, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस गैसियस। एंथैल्पी ऑफ जो चीजें पुरानी है, अच्छा लैटिस एंथैल्पी भी थी इन चैप्टर 4। लैटिस एंथैल्पी में क्या करते हैं हम, कोई सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को गैसियस आयन में तोड़ देते हैं। तो NaCl के गैसियस आयन क्या होंगे, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। ये सारी एंथैल्पीज की डेफिनेशंस, वो डेफिनेशंस तो रीड करते ही समझ आ जाएंगी, पर प्रोसेसेस, रिएक्शन लिखनी समझ आती है कर सकते हैं ना कोई भी। अब जो नई एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो याद है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे बनाएंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनानी है तो अगर मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 बनाना है, ग्लूकोज, ठीक है, तो जिसको बनाना है फॉर्मेशन में, F माने फॉर्मेशन, जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना है, उसको क्या रखना है, तो C6H12O6 जिसको बनाना है वो रहना चाहिए 1 मोल। जिससे बनाना है वो एलिमेंट अपनी नॉर्मल स्टेट में हो। कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन क्या है, कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2, हाँ ग्रेफाइट, सॉलिड ग्रेफाइट दोनों लिखो, और H2 गैस और O2 गैस, ठीक है। H में रहेगा, O में O2 में रहेगा, H2 में रहेगा, जो उसका नॉर्मल फॉर्म है उसमें रहना है, O3 में नहीं रह सकता, हाँ जो उसकी नेचर में मिलने वाली फॉर्म। अब इसके अंदर ये नंबर हम कभी चेंज नहीं कर सकते, तो ये होगा 6, ठीक है। अब अगर सपोज हमें बनाना होता HNO3, तो किससे बनाते, H या H2, H2 किस फॉर्म में, गैस, O क्या होगा, O2 क्या होगा, गैस, और N2 क्या होगा, गैस। अब बैलेंस करते वक्त ध्यान दें ये नंबर चेंज नहीं होगा, तो H2 को किससे मल्टीप्लाई करें, O2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3/2, और ये 1/2। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बनी। मतलब ये नंबर चेंज नहीं करना, चाहे इधर कुछ भी फ्रैक्शन हो जाए। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्लियर है, हाँ। जिसको बनाना है HNO3 को बनाना है, उसके एलिमेंट्स सोचते हैं। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस। N किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 गैस, और O2 में। तो हमने यहाँ पे H2 O2 N2 रखा। अब हमारे को ये 1 रखना था पर यहाँ पे 2 था, तो इसे 1/2 कर दिया ताकि इक्वल हो जाए। ये 1 रखना है N, पर यहाँ पे क्या है N 2, तो इसे भी 1/2 कर दिया। O यहाँ 3 रहने पर यहाँ पे 2 हैं, तो 3/2 कर दिया, ठीक है। ये वाले नंबर चेंज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर एक आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या आती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ जैसे CH4 है, क्या है, CH4। तो अगर कंबशन की एंथैल्पी लिखनी है, या C2H6 लेते हैं, इथेन, ठीक है, तो C2H6 O2। और अगर इस किसी कंपाउंड में सिर्फ C और H हैं तो 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, एक CO2 और H2। अब कंबशन में जिसको कंबस्ट कर रहे हैं वो 1 मोल ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, बाकी चीजें चेंज हो तो हो। कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 3, ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, इधर कितने, 4 और 3 7, तो यहाँ पे आएगा 7। ये 1 रहना चाहिए कंबशन में। बोलो क्लियर है ये, अच्छा। एक आती है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, गैसियस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगे वो बॉन्ड एंथैल्पी, जो हीट लगे गैसेस को तोड़ने में, बॉन्ड एंथैल्पी। अब जैसे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कैसा है,
दो एटम का है तो इसकी एक ही एंथैल्पी होगी। अगर कोई पॉलीएटॉमिक होता क्या होता? पॉलीएटॉमिक माने एक से ज्यादा एटम, जैसे CCl4। CCl4 गैस के अंदर 4 बॉन्ड है तो एक एक करके टूटेंगे। पहले टूटेगा CCl3 प्लस Cl, फिर CCl3 टूटेगा इनटू CCl2 प्लस Cl, फिर CCl2 टूटेगा CCl प्लस Cl और लास्ट में C प्लस Cl। इन सब के अंदर अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पीज आएंगी, पर अगर हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेनी है तो उसे बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा, डायटोमिक में एक ही बॉन्ड एंथैल्पी होती है, ये समझा रहा था। इसकी सिर्फ एक ही बॉन्ड एंथैल्पी होती है डायटोमिक की, पर इसकी कितनी बॉन्ड एंथैल्पीज है? 4। जितने बॉन्ड्स है उतनी बॉन्ड एंथैल्पी। तो अगर हमें मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो दैट विल बी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये मिटा दूं, एटमाइजेशन बता दूं। कर लिया नोट? मीन में एवरेज निकालना है तो ये 4 वैल्यूज जो आएंगी 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय कितने बॉन्ड्स है, डिवाइड बाय। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। राइट साइड वालों को सबको प्लस करना है। हाँ, जो सारी एंथैल्पीज आएंगी, सारी एंथैल्पीज जो जो इसकी होगी इसकी होगी, सबकी एंथैल्पी को ऐड करके डिवाइड बाय 4। अच्छा देखिए, हमारा लास्ट एक चीज ये देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू ए से इनटू गैसियस एटम। किस में कन्वर्ट करना है? गैसियस एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, तो सोडियम एटम तो है, सोडियम एटम है, पर वो सॉलिड होता है यूजुअली। क्या होता है? तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस। Na सॉलिड गोज टू Na गैस। तो इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑल्सो। हाँ या ना? इस प्रोसेस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और सब्लिमेशन सेम ही हो गया कि सॉलिड से गैस करो तो ये एटमाइजेशन भी है और ये सब्लिमेशन भी है। अच्छा, एक बार एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2 करते हैं। Cl2 क्या होता? Cl2 गोज टू गैसियस एटम तो 2Cl गैस। इस प्रोसेस में, हाँ, इस प्रोसेस में क्या वो सब्लिमेशन के इक्वल है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गैस था, ये भी गैस था। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पे पर इक्वल है। अभी हमने देखा बॉन्ड एंथैल्पी की, किसके? तो एक ही एंथैल्पी के दो नाम हो सकते हैं। यहाँ पे वो बॉन्ड एंथैल्पी की इक्वल है, ऊपर वो सब्लिमेशन की इक्वल है। नीचे वो सब्लिमेशन की इक्वल नहीं है, ऊपर वो बॉन्ड एंथैल्पी की इक्वल नहीं है। तुम्हें बस अपने हिसाब से रिएक्शन बनानी है, फिर वो चाहे उस रिएक्शन की दो एंथैल्पी सेम बनती हो। पॉलीएटॉमिक तो नहीं होगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी अलग होगी, एटमाइजेशन अलग होगी। ठीक है? अगर पॉलीएटॉमिक हुआ, CCl4 का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बतानी है, राइट? तो वो होगा CCl4 गैसियस गोज टू C गैसियस प्लस 4Cl गैस। तुम्हें सब एटम्स में बनाना है और सारे गैस एटम होने चाहिए। तो कार्बन क्या हुआ? कार्बन गैस और 4Cl गैस। हाँ बोलो। H गैस, N गैस प्लस O गैस, 3O गैस। हाँ, डेल्टा BOND बॉन्ड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? CCl4 की बॉन्ड एटमाइजेशन बतानी है तो हमें सारे एटम्स को गैस में बनाना है। तो C गैस और 4Cl गैस, सारे एटम्स को गैस में कर देना है। अच्छा, एक फॉर्मूला जो मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। देखो, ये फॉर्मूला रह गया था पिछली बार क्लास में। अगर किसी भी एंथैल्पी, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी निकालनी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स।
क्या समेशन? Reactant और product उल्टे नहीं होते? वो बॉन्ड एंथैल्पी में होते हैं। नहीं सर, आपने लिखवाया था sum of enthalpies of product minus sum of enthalpies of reactant। हाँ एक सेकंड रुको, हाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगा इसमें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। अच्छा इस प्रोसेस में क्या है, हम अगर किसी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें और हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस गिवन हो तो हम ये यूज करेंगे। अभी दिखाता हूँ कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी देखो। और अगर बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन हो तो उससे भी निकाल सकते हैं, पर इसमें उल्टा है, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये दो फॉर्मूलाज लिखो, बहुत इजी टू यूज है, अभी दिखाता हूँ कैसे। फॉर्मूला लिख लो बस पहले, डेल्टा RH के नीचे डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो कैसे यूज करना है इसको, ये लिख लिए। अब देखो 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी है एनसीईआरटी के, और यहीं पे 2-2 मिनट में सॉल्व होंगे अगर तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मिटा दूं? सर आपने फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उल्टे लिख दिए। अब इसमें उल्टे ही है, ये बॉन्ड एंथैल्पी है, हाँ ठीक है, नोट कर लिया। देखो फॉर्मेशन और बॉन्ड तोड़ना उल्टा होता है कि नहीं? फॉर्मेशन होता है जोड़ना, और बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो जोड़ने वाले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और तोड़ने वाले में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन, खुद सुनो एक सेकेंड, 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन में। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज इतना। कार्बन को कंबस्ट किया तो रिएक्शन क्या बनेगी? कार्बन प्लस O2 गिव्स कितना है इसकी एंथैल्पी? माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतना, राइट? ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम्स ऑफ CO2। हाँ पावनी, CO2 की कंबशन में यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है, वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बारे में बताओ। फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या होगा? कार्बन का और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑल्सो इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबशन ऑफ C इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ CO2, हाँ या ना? CO2 की फॉर्मेशन के लिए यही रिएक्शन लिखते हैं, हाँ या ना? और C की कंबशन के लिए भी यही रिएक्शन लिखते हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तुम्हें बताने कितनी हीट रिलीज हुई 35.2 ग्राम्स ऑफ CO2 के लिए, और हमें ये दे रखा है कि माइनस 393.5 रिलीज होती है 1 मोल के लिए। कितने के लिए? यानी 1 मोल कार्बन, यहाँ पे 1 मोल CO2 दे रहा है, हाँ या ना? दैट मीन्स 1 मोल CO2 का मास निकालेंगे तो 44 ग्राम्स आएगा। तो 44 ग्राम्स के लिए हीट कितनी है? इतनी। सो 35.2 ग्राम के लिए कितनी होगी? 32 यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 44, हाँ 393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35। आया है समझ या नहीं आया है? दोबारा बता रहा हूँ। कंबशन ऑफ C की एंथैल्पी दे रखी थी इतनी, बोले CO2 की फॉर्मेशन की बताओ। मैंने बोला कंबशन ऑफ C बोलो या फॉर्मेशन ऑफ CO2, दोनों एनर्जी सेम है। तो 44 ग्राम 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 35.2 ग्राम के लिए कितनी? तो 1 ग्राम के लिए डिवाइड बाय 44 और 35.2 के लिए into। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट। सर किलोजूल स्टैंडर्ड यूनिट है। हाँ किलोजूल स्टैंडर्ड यूनिट है। नहीं वैसे, हाँ स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड तो जूल पर मोल होगी। बस एक सेकेंड, ये 2-3 क्वेश्चन देखने हैं बस, कोई नहीं, अब 2 मिनट एंड में समझाऊंगा। इधर देखो, ये वाली देखो, बहुत सिंपल है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है इसकी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था? नहीं, समेशन वाला। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितने एंथैल्पीज हैं? एक है NO2 की और एक है 3। तो प्रोडक्ट्स वाले पहले ऐड करते हैं। तो 1 इंटू N2 होगी कितनी है? 81। 81, 1 इंटू 81। अच्छा, प्लस 3 टाइम्स 3 मोल CO2 के हैं, तो 3 इंटू 9.7। ये प्रोडक्ट्स की हो गई, माइनस रिएक्टेंट्स। अच्छा माइनस नहीं, C, अच्छा किसकी चाहिए थी? CO2, हाँ, माइनस
393। देखो 3 CO2 की और 1 N2O की, ये हो गए प्रोडक्ट्स की, माइनस रिएक्टेंट की क्या होगी बताओ? 1 इंटू N2O4, N2O4 की कौन सी है? 9.7। और CO की 3 टाइम्स ऑफ -110। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये बॉन्ड एंथैल्पी है। नहीं, फॉर्मेशन है, ये लिखा है ना फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन वाला फॉर्मूले में क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसीलिए अगर ये बॉन्ड एंथैल्पीज होती तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स। क्लियर है? लास्ट ये क्वेश्चन देखो, इजी सा है बहुत। गिवन N2 + 3H2 gives 2NH3, और ये कितनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसकी? -92। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3? ये एक रिएक्शन गिवन है। अच्छा, फॉर्मेशन और इस रिएक्शन में कितना डिफरेंस है? हाँ, क्या किस फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है इसके? फॉर्मेशन ऑफ NH3 की रिएक्शन लिखो, क्या होती? उसमें ये 1 मोल होता, क्या होता? अगर ये 1 मोल होता तो N2 डिवाइड बाय ये 1/2 हो जाता, और ये क्या हो जाता? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और ये गिवन रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस कितना है? हाफ का। ये रिएक्शन जो है इसकी हाफ ही है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगी? हाफ। सर हाफ कैसे? डबल होगी ना? हाफ होगी ना, ये डबल वाली गिवन है ना, अच्छा हाँ, फिर तो हमें हाफ रिएक्शन वाली निकालनी है। तो आंसर क्या है? -92.4 डिवाइड बाय 2। आंसर आ गया। हाफ कैसे? देखो ये रिएक्शन की इतनी एंथैल्पी गिवन है, और फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? 1 मोल। तो ये 1 मोल होगा, यानी कि ये 2 मोल की गिवन है, हमें 1 मोल की निकालनी है। 2 मोल की इतनी है, तो 1 मोल की कितनी होगी? हाफ। बताओ ये 4 क्वेश्चन करने में कितने मिनट लगे? 4 मिनट। ठीक है, ठीक है। अब हमारा हेसेस लॉ और स्पॉन्टेनिटी 2 टॉपिक रहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, कल ही करा पाऊंगा। और Opportunity के लिए आया था मैं सिर्फ। ठीक है। वही कराया वैसे। बाकी कुछ करा नहीं।